होंग्यान ब्यूटी क्लब में माहौल तनावपूर्ण था। पल्लवी, मैंने पहले तुम्हारे व्यवसाय बिजनेस में तुम्हारी मदद की थी क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे और मुझे तुम पर तरस आता था क्योंकि तुम्हारा कोई पति नहीं है। क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी? नेतृत्व कर रही लीडर, एक अधेड़ उम्र की महिला ने गुस्से से अपने पैर पटके। उसका चेहरा बहुत भद्दा घिनौना लग रहा था और वह लाल और सूजी हुई मवाद पस्त से भरा था जो देखने में और भी डरावना लग रहा था। उसके आसपास के कई मेहमानों ग्राहकों ने अपनी नज़रें फेर लीं। उसे देखना सच में बहुत मुश्किल घिनौना था। होंग्यान ब्यूटी क्लब को फिर से खुले हुए एक हफ्ता हो चुका था और पूरे हफ्ते मेहमानों की संख्या बढ़ती ही गई थी। 2 दिनों के बाद ही अगले महीने तक के लिए मेहमानों की बुकिंग फुल हो गई थी। यहाँ की सेवाओं सर्विसेज का अनुभव करने के बाद मेहमान संतुष्ट थे। सभी खुद को जवां और ज़्यादा खूबसूरत महसूस कर रहे थे। हर बार यहाँ आने के लिए रिजर्वेशन बुकिंग की ज़रूरत होती थी और रिजर्वेशन का समय अलग अलग होता था, इसलिए कई ग्राहक जिनके पास इतना समय नहीं था उन्होंने होंग्यान यूथ खरीदने और घर पर क्रीम का इस्तेमाल करने का विकल्प चुना। हालांकि इसका असर ब्यूटिशियन की मालिश मसाज के बाद जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये दूसरे ब्रांड से कहीं ज़्यादा बेहतर था। महिलाएं, खास तौर पर अमीर महिलाएं, अपने चेहरों के साथ कभी बुरा बर्ताव समझौता नहीं करेंगी। कुछ दिनों बाद हर किसी ने खुद को तरोताज़ा जवां महसूस किया। नतीजतन इसके परिणामस्वरूप होंग्यान ब्यूटी क्लब में मेहमानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन आज दोपहर जब कई मेहमान फेस मसाज चेहरे की मालिश करवा रहे थे, एक महिला कई लोगों के साथ अंदर घुसी। अंदर आते ही उसने लॉबी के फर्नीचर सामान को तोड़ने की कोशिश की। आधी तबाही तोड़फोड़ के बीच पल्लवी जल्दी से बाहर आए और सुरक्षा गार्डों सिक्योरिटी गार्ड्स से महिला को रुकवाया। हालांकि महिला ने उस पर हमला चार्ज किया और उसे गालियां दी। महिला की गुस्से भरी बकवास पेंटिंग सुनकर पल्लवी का चेहरा उतर गया, सख्त हो गया। डिंग फैंगचान, क्या तुम बीमार पागल हो? तुम्हारी हमारी दुकान स्टोव में आकर हंगामा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे सच में लगता था कि वह इतनी दयनीय कमज़ोर है? होंग दीदी, पल्लवी को यहाँ आए जितने भी साल हुए थे, ये पहली बार था जब कोई उसके अपने ही इलाके टर्फ में उसकी नाक पर उंगली रखकर उसे डांट खरी खोटी सुना रहा था। भले ही डिंग फैंगचान के ससुराल वालों के कुछ काले अंडरवर्ल्ड बुरे कनेक्शन थे, लेकिन उसे डराना धमकाना इतना आसान नहीं था। मैं हंगामा कर रही हूँ। डिंग फैंगचान इतनी गुस्से में थी कि उसने ज़मीन पर अपने पैर पटके। मेरे चेहरे को देखो, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने होंग्यान यूथ का इस्तेमाल किया है और मेरी यह हालत हो गई है। ये शब्द सुनकर सभी ने गहरी सांस ली, हक्के बक्के रह गए। उसका चेहरा कई छोटे लाल सूजे हुए मवाद के दानों पस पॉकेट्स से घना ढका हुआ था, जिनमें से कुछ पर पहले से ही सफ़ेद धब्बे थे जो ऐसे लग रहे थे मानो वे रिसने फूटने के लिए तैयार हों। इन मवाद भरे दानों पस्ट्यूल्स से ढके चेहरे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या ये होंग्यान यूथ के कारण हुआ था? ये भयानक था। कई तमाशबीनों देखने वालों के भाव बुरी तरह बदल गए और वे अपने खुद के चेहरों को छुए बिना नहीं रह सके। हालांकि उनके चेहरों पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी डिंग फैंगचान की शक्ल रूप के बारे में सोचकर उन्हें बहुत डरावना लग रहा था। पल्लवी का चेहरा भी बदल गया। उसने खंडन विरोध करते हुए कहा, तुम बकवास कर रही हो। वह डिंग फैंगचान से भी ज्यादा जोरदार सख्त थी। हमारे स्टोर का होंग्यान यूथ लैब द्वारा जांचा वेरीफाइड गया है और सभी मापदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा होंग्यान यूथ के कम से कम कुछ हजार सेट बिक चुके हैं और केवल तुम ही हो जिसकी ऐसी हालत हुई है। क्या ये होंग्यान यूथ की समस्या है या तुम्हारी खुद की समस्या है? पल्लवी के उग्र गुस्से वाले बर्ताव ने आसपास के लोगों को शांत कर दिया। बिल्कुल, वे हर समय यहाँ आते थे और हर सुबह और शाम होंग्यान यूथ क्रीम का इस्तेमाल करते थे। वे बस बेहतर और बेहतर ही हो रहे थे और उन्हें कभी डिंग फैंगचान जैसी कोई समस्या नहीं हुई थी। बकवास तो तुम कर रही हो। डिंग फैंगचान एक पल के लिए जम गई, ठिठक गई, फिर गुस्से में फूट पड़ी, अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए और गालियां देते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बदनाम स्लैंडर करने के लिए अपने चेहरे की ऐसी हालत कर ली है? हाँ, कौन जाने। पल्लवी ने भी उसे कोई सम्मान नहीं दिया। डिंग फैंगचान ने अभी जो कहा था उससे वह परेशान नाराज थी, इसलिए उसने उसे भाव इज्जत देने के बारे में नहीं सोचा। डिंग फैंगचान इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अपने पीछे आने वाले लोगों पर भड़की चिल्लाई, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? मेरे लिए चीजें तोड़ना तोड़फोड़ जारी रखो। उसके साथ आए लोग कई युवा जवान थे जो थोड़े खूंखार भयानक लग रहे थे। उसके पति के बैकग्राउंड अतीत पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई भी इन आदमियों की पहचान का अंदाजा लगा सकता था। हाँ, आदमियों ने अपना सिर हिलाया, वे अपनी चाल चलने हमला करने के लिए तैयार थे। मैं भी देखती हूँ कि यहाँ जानवरों की तरह हरकत करने की हिम्मत किसमें है, पल्लवी चिल्लाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास यहाँ कोई नहीं है? उसने अपना सिर घुमाया और स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षाकर्मी डंडे लेकर आगे आ गए।
आसपास के ग्राहकों ने गहरी सांस ली, हक्के बक्के रह गए और तुरंत एक तरफ हट गए। धत तेरे की कमाल है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शब्दों की यह जंग कहाँ सुनी मारपीट में बदल जाएगी। लोग जानते थे कि पल्लवी का स्वभाव बहुत गुस्सैल उग्र है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे कभी इस तरह एक क्षण में लड़ते हुए नहीं देखा था। आज ये साबित हो गया था कि उसकी शोहरत, रेप्यूटेशन सच में एकदम सही थी। अगर तुमने मेरे इलाके टर्फ में कोई भी हरकत करने, कदम उठाने की हिम्मत की, तो मुझे इज्जत से पेश न आने के लिए दोष मत देना। पल्लवी ने डिंग फैंग चांद को करीब से घूरा। अगर तुमने चीजें साफ होने से पहले यहाँ कोई भी गड़बड़ तमाशा करने की हिम्मत की, तो मुझे तुम्हारी बेइज्जती करने, भाव न देने के लिए दोष मत देना। डिंग फैंग चांद के चेहरे पर खुजली और सूजन थी। उसके पास कोई तथाकथित सो कॉल्ड समझदारी, होश हवास नहीं बची थी और उसकी आंखें लाल थीं। पल्लवी, तुम कुती कमीनी, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें लगता है कि मुझे बर्बाद करने के बाद तुम टॉप पर पहुंच सकती हो, मुझसे आगे निकल सकती हो। मैं तुम्हें बता रही हूं, सपने देखती रहो। पल्लवी एक पल के लिए जंप ठिठक गई। टॉप पर पहुंचना? मैंने तुम्हारी पोल खोल दी, रंगे हाथों पकड़ लिया है ना? डिंग फैंग चांद के भाव विकृत भद्दे हो गए थे। मैं पहले तुमसे सहानुभूति, हमदर्दी रखती थी क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम भी कोई शरीफ, सभ्य नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया और तुम किसी और के पति के साथ चक्कर चलाने, हुकअप करने चली गई। बेशर्म। पल्लवी तुरंत गुस्से में आ गई और उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, एक कुर्सी को जोरदार धमाके के साथ लात मारकर गिरा दिया, जिससे हर कोई सफलतापूर्वक दब शांत हो गया। चुप रहो, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारा पति कैसा दिखता है? वह बदसूरत, भद्दा, ठिगना, छोटा और मोटा है, और वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, न्यूसेंस होगा। अगर मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेटूं, तो ये हर दिन एक बुरे सपने, नाइटमेयर जैसा होगा। केवल तुम्हारे जैसी अंधी और कम दिमाग, ब्रेन डैमेज्ड वाली औरत ही उसे कोई भगवान, देवता समझ सकती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। वापस जाओ और एक साथ दफन हो जाओ, मर जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें घिनौने, डिस्गस्टिंग लोगों से डर नहीं लगता होगा। चाहे वह स्टोर का स्टाफ कर्मचारी हो या ग्राहक, हर किसी का जबड़ा खुला का खुला रह गया, दंग रह गए। होंग दीदी तो सच में होंग दीदी ही थी। हालांकि उसने हाल के सालों में अपने दिमाग और स्वभाव, टेम्परामेंट को शांत कर लिया था, लेकिन जब हमला प्रहार करने का समय आता था, तो वह हमला करने से पीछे नहीं हटती थी। हर किसी को वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन इस गर्मागर्म फायरी नज़ारे को देखकर अपने पैर हिलाने के बजाय वे तमाशा शो देखना जारी रखे हुए थे। वे रुतबे, स्टेटस वाले लोग थे और आमतौर पर इस तरह के झगड़े को भद्दा, वल्गर मानते थे। हालांकि चून की बहस करने वाले दोनों लोग अमीर थे और उनका रुतबा था, इसलिए वे तमाशबीन, स्पेक्टेटर्स बनकर इसका मजा ले रहे थे। पल्लवी डिंग फैंग चांग इतनी गुस्से में थी कि उसके सीने में दर्द होने लगा और वह लगभग आगे झपटकर किसी को मारना चाहती थी। तुमने जो किया है उसे कबूल न करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सच था कि उसका पति दिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन वह इतना भी बुरा नहीं था। मैं क्या कबूल करूं? पल्लवी का गुस्सा जारी रहा। क्या मुझे ये कबूल करना होगा कि मेरी आंखें अंधी हैं? मेरी आंखों को देखो, वे तुम्हारी आंखों से बहुत बेहतर हैं, यहाँ तक कि अब मेरी झुर्रियां, रिंकल्स भी गायब हो गई हैं। जैसे ही मेहमानों ने ये सुना, उन्होंने तुरंत उसकी आंखों को घूरना शुरू कर दिया। वाह, सच में वहाँ कोई झुर्रियां नहीं थीं। कोई हैरानी की बात नहीं कि वह फिर से इतनी जवां दिख रही थी। डिंग फैंग चांग को उम्मीद नहीं थी कि इस समय दूसरों का ध्यान इस बात झुर्रियों पर जाएगा। वह पल्लवी से इतनी खफा थी कि उसे लगा मानो वह गुस्से से खून की उल्टी कर देगी। उसने सोचा था कि ये घिनौने, डिस्गस्टिंग काम करने के बाद पल्लवी शर्मिंदा, झेंपी हुई होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी अभिमानी, अहंकारी होगी। अपने गुस्से में वह पल्लवी की ओर दौड़ी और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पल्लवी का दिल उछल पड़ा। वह कोई कदम उठाने, जवाब देने की वाली थी कि उसने एक आकृति की चमक किसी को झपटते हुए देखी। फिर डिंग फैंग चांग ने एक तीखी, श्रिल चीख मारी। आह! डिंग फैंग चांग बुरी तरह से दर्द से चीखी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। हर कोई जम गया, ठिठक गया और उसके पीछे देखने लगा, जहां एक पतली, स्लिम आकृति दिखाई दी थी। जब उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे पर वह जाना पहचाना मास्क, नकाब देखा, तो कई मेहमान हैरान और उत्साहित हो गए। डॉक्टर शर्मा! क्या ये वही डॉक्टर शर्मा नहीं थी जिन्होंने पहले उनके शरीर को ठीक करने, ट्यून अप करने में उनकी मदद की थी? सच कहूं तो डॉक्टर शर्मा द्वारा इलाज, कंडीशनिंग किए जाने के बाद उन सभी के शरीर में काफ़ी बदलाव आया था और वे पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी उनसे मिलाना चाहते थे। बदकिस्मती से पल्लवी ने कहा था कि डॉक्टर शर्मा के पास और भी काम है और वह हमेशा उपलब्ध नहीं रहती हैं। कुछ लोगों ने पल्लवी से डॉक्टर शर्मा की संपर्क जानकारी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। एक या दो बार पूछने के बाद हर कोई समझ गया कि पल्लवी कुछ नहीं बताएगी।
आप डॉक्टर शर्मा की सेवाएं केवल तभी प्राप्त कर सकते थे जब आप यहाँ के मेहमान ग्राहक हों। ये होंग्यान ब्यूटी क्लब की एक खासियत थी, इसलिए हर किसी ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर शर्मा इस समय अचानक सामने आ जाएंगी, और ऐसा लग रहा था मानो वह मार्शल आर्ट्स भी जानती हों। वरना डिंग फैंचांग इतनी जल्दी कैसे पकड़ी जा सकती थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतनी जवान दिखती थी। वह जानती थी कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और तंदुरुस्ती वेलनेस कैसे बनाए रखनी है। उसे छोड़ दो डिंग फैंचांग के पीछे खड़े आदमियों को प्रतिक्रिया रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला था कि उन्होंने उसे पकड़े जाते हुए देखा और वे तुरंत घबरा गए, पैनिक में आ गए। रुको, एक ठंडी सख्त आवाज़ गूंजी जिसने उन्हें उनके रास्तों में ही रोक दिया, ठिठका दिया। उन्होंने देखने के लिए अपने सिर घुमाए, उनके चेहरे थोड़े बदल गए। वह लंबी आकृति ऐसा लग रहा था मानो अपने साथ आंधी और तूफान, हवा और बारिश लेकर आए हो। उसके भाव ठंडे और निर्दयी रूहलेस थे, जिससे उनके दिल हल्के से कांप उठे और उनकी हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। इन दो लोगों के अचानक सामने आने से बाकी लोग भी दंग रह गए। निशा शर्मा को बाकी लोगों की प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। उसने डिंग फैंचांग के हाथ को उसकी पीठ के पीछे मोड़ा और उस औरत की कलाई भी पकड़ ली। उसकी आंखें अभी भी उसके भयानक घसटली मवाद से भरे चेहरे को घूर रही थीं। मुझे छोड़ दो, डिंग फैंचांग तड़प कर चीखी। निशा शर्मा की ताकत कम नहीं थी, वह हिल नहीं पा रही थी और उसे बहुत भयानक दर्द हो रहा था। वह इतना चीखी कि निशा शर्मा ने असल में उसे छोड़ दिया। इससे पहले कि वह अपना अगला कदम उठाती, डिंग फैंचांग ने दूसरी तरफ वाले को, निशा शर्मा को, ये पूछते हुए सुना, तुम्हें मूंगफली पीनट्स से एलर्जी है ना? डिंग फैंचांग एक पल के लिए जम गई, ठिठक गई और अवचेतन रूप से बिना सोचे जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता? तुमने अपने चेहरे पर कच्ची मूंगफली रगड़ी थी। इस बात ने उसकी आंखों को खौफ से फटी की फटी चौड़ी कर दिया। तुमने क्या कहा? पल्लवी पहले ही प्रतिक्रिया रिएक्ट दे चुकी थी। कहने का मतलब है कि उसका चेहरा कच्चे मूंगफली के रस जूस के कारण ऐसा हो गया है। उसे पता था होंग्यान युद्ध तो बिल्कुल भी समस्या नहीं था। तो ये सब डिंग फैंचांग का अपना ही किया धरा था। बाकी मेहमान भी समझ गए और डिंग फैंचांग को तिरस्कार, नफरत और तारीफ हैरानी से देखने लगे। ये जानते हुए भी कि उसे एलर्जी है, फिर भी उसने होंग्यान ब्यूटी क्लब पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस चाल हथकंडे का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। उसे सच में अपनी शक्ल बिगाड़ने, डिसफिगर करने से डर नहीं लगता था। ऐसी निर्दयता, खुद पर जुल्म ने सच में हर किसी को उसकी तारीफ करने, हैरान होने पर मजबूर कर दिया। डिंग फैंचांग उछल पड़ी, असंभव, मैंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि तुमने नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और ने भी नहीं किया। निशा शर्मा की गहरी आंखों ने उसे किसी प्राचीन कुएं, एंशियंट वेल की तरह देखा, जिससे उसकी पीठ में सिहरन ठंडक दौड़ गई। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन क्यों है? निशा शर्मा ने पलटकर करारा जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा सा भी शक नहीं है? निशा शर्मा ने शुरू में सोचा था कि यह डिंग फैंचांग का खुद का रचा हुआ नाटक सेल्फ डायरेक्टेड था, लेकिन उसके भावों को देखकर वह समझ गई कि उसे सच में कुछ नहीं पता था। हालांकि वह मासूम, निर्दोष भी नहीं थी। जब ऐसी कोई चीज़ हुई तो इसके पीछे का कारण, वजह पता लगाने की कोशिश करने के बजाय वह पल्लवी के लिए परेशानी खड़ी करने आ गई। क्या उसके पास दिमाग था? खुशकिस्मती से पल्लवी को डराना धमकाना आसान नहीं था, वरना निशा शर्मा को भी विनम्रता, इज्जत से पेश आने की ज़रूरत नहीं थी। निशा शर्मा द्वारा समस्या की ओर इशारा करने के बाद डिंग फैंचांग काफ़ी शांत हो गई, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? पल्लवी ने अपने हाथ बांध लिए। तुम्हारे जैसे आईक्यू दिमाग वाले इंसान से क्या झूठ बोलने की कोई ज़रूरत है? उसे ये भी समझ आ गया था कि डिंग फैंचांग को किसी ने भड़काया है, मैनिपुलेट किया है। जिसने उसे भड़काया था वह पक्का उसका कोई करीबी ही होगा, वरना होंग्यान यूथ स्किन क्रीम में कच्ची मूंगफली मिलाना नामुमकिन था, और यह जानना भी नामुमकिन था कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है। उसका दिमाग आईक्यू सच में बहुत खराब था अगर वह किसी और के द्वारा बेवकूफ़ बनाए जाने के तुरंत बाद यहाँ आ गई। इसलिए पल्लवी बहुत गुस्से में थी। उसका डिंग फैंचांग के साथ पहले काफ़ी अच्छा रिश्ता था और वे अक्सर एक साथ बाहर खाना खाते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब चीज़ें गलत होंगी, हालात बिगड़ेंगे, तो डिंग फैंचांग ही सबसे पहले उसके लिए परेशानी खड़ी करेगी। उसे इस तरह के तथाकथित सो कॉल्ड दोस्त की कोई परवाह नहीं थी। पल्लवी द्वारा मजाक उड़ाए जाने और अभी की स्थिति घटना को याद करने के बाद डिंग फैंचांग का चेहरा आखिरकार शर्म से लाल हो गया। पल्लवी का गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिरकार इस तरह गलत ठहराए जाने के बाद कौन गुस्सा नहीं होगा? हालांकि उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था तो वह अपना आपा दिमाग कैसे नहीं खोती। उसकी शक्ल ही बिगड़ने, डिसफिगर होने वाली थी। उसके चेहरे की दर्दनाक खुजली ने उसे याद दिलाया और डिंग फैंचांग ने मदद के लिए निशा शर्मा की ओर देखा।
इसका क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? पल्लवी ने गुर्राते मुंह बनाते हुए कहा। वह निशा शर्मा को उसे नज़रअंदाज करने के लिए कहने को बेताब थी। हालांकि उसने फिर भी खुद को रोक लिया। चाहे वह आदमी हो या औरत, एक बार चेहरा ऐसा हो जाने पर जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। अगर वह निशा शर्मा को मदद न करने के लिए कहने की हिम्मत करती तो डिंग फैंगचान पागल हो जाती। जब समय आता तो एक और लड़ाई होती, भले ही यह होंग्यान युद्ध के कारण होने वाली समस्या नहीं थी। जाहिर है, ऑब्वियसली निशा शर्मा ने भी यह सोचा था और उसने डिंग फैंगचान के चेहरे को एक सामान्य ऑर्डिनरी भाव से देखा। बेशक यह कोई समस्या नहीं है। डिंग फैंगचान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। बहुत बढ़िया। निशा शर्मा ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने हर्षवर्धन को फोन किया और उसे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मेडिसिनल हर्ब्स भेजने के लिए कहा। उसे इतनी आसानी से जड़ी बूटियों के नाम लेते हुए सुनकर उसके पास खड़ी भीड़ ने उसे चमकती हैरान आंखों से देखा। निशा शर्मा ने फोन नीचे रखा और डिंग फैंगचान से कहा, बस इंतजार करो, वे 20 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या तुम बची हुई होंग्यान यूथ लाए हो? उसने पूछा। हाँ, मैं लाई हूँ। डिंग फैंगचान ने तुरंत सिर हिलाया और किसी को एक बैग लाने के लिए कहा। वह आज यहाँ इंसाफ न्याय मांगने आई थी, इसलिए जाहिर है वह अपने साथ सभी सबूत एविडेंस लाई थी। निशा शर्मा ने बोतल उठाई, उसे खोला, उसे अपनी नाक के पास रखा और उसे सूंघा। उसने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं, फ्राउन किया, इसकी महक बहुत तेज है। तुमने इसे नहीं सूंघा? डिंग फैंगचान थोड़ी शर्मिंदा झेंपी हुई थी। उस चेहरे के साथ उसे देखना और भी मुश्किल हो रहा था। मेरी नाक बहुत संवेदनशील सेंसिटिव नहीं है। उसे क्रोनिक साइनसाइटिस नाक की बीमारी थी, इसलिए वह महक गंध के प्रति संवेदनशील नहीं थी। निशा शर्मा ने उसकी ओर एक नज़र डाली और बोतल पल्लवी को सौंप दी। पल्लवी ने सूंघा और उसने भी त्योरियां चढ़ाईं। इसमें मछली जैसी फिशी बदबू आ रही है। यह मछली जैसी बदबू हालांकि हल्की थी, लेकिन अंदर मौजूद स्किनकेयर उत्पादों की महक से टकरा रही थी, अलग थी। अगर कोई ध्यान से सूंघता तो उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। पल्लवी को यह और भी बेतुका रिडिकुलस लगा। सिर्फ तुम्हारी नाक ही बंद नहीं है, क्या तुम्हारा दिमाग भी बंद ब्लॉक है? पल्लवी के तानों सार्काज्म के कारण डिंग फैंगचान का चेहरा और भी लाल हो गया। उसका मुंह हिला, लेकिन वह उसे बंद ही रख पाए। अब जब वह शांत हो गई थी तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी कितनी उतावली इम्पल्सिव हो गई थी। ये पल्लवी का बड़प्पन था कि उसने उसके टुकड़े नहीं किए, उसे पीटा नहीं। निशा शर्मा ने सभी बोतलें खोलीं और पुष्टि कन्फर्म की कि उन सभी में मूंगफली मिलाई गई थी। ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति सच में चाहता था कि तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाए, डिसफिगर हो जाए। निशा शर्मा की यह बात सुनकर डिंग फैंगचान का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। बाकी सभी मेहमान किनारे से देख रहे थे, वे जाने को तैयार नहीं थे। ये ड्रामा नाटक बहुत ही शानदार था। जल्द ही हर्षवर्धन का दुकानदार दुकान का कर्मचारी जड़ी बूटियां हर्ब्स ले आया। निशा शर्मा ने किसी को दूसरे कमरे से जड़ी बूटियों को संभालने हैंडल करने वाले उपकरण टूल्स लाने के लिए कहा। भीड़ की उत्सुक नज़रों हीटेड गेज के बीच उसने धीरे धीरे और बड़ी ही आसानी से स्मूथली जड़ी बूटियों को तैयार प्रोसेस किया। उसकी हरकतें ऐसी लग रही थीं मानो उसके हाथ चाय बनाने की कला आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हों। कुछ देर कूटने पीसने मैश करने के बाद उसने आखिरकार आधा कटोरा हरा औषधीय तरल मेडिसिनल लिक्विड तैयार कर लिया। डिंग फैंगचान की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, वह बस सांसें थामे उसकी हरकतों को देख रही थी। निशा शर्मा ने पहले उसका चेहरा सिरके विनेगर से धोया, फिर उस पर वह औषधीय तरल मेडिसिनल लिक्विड लगाया। वह हरा औषधीय तरल लगाए जाने के बाद लोग और भी ज्यादा उत्साह एंथुसियाज्म से घूरने लगे। वहाँ काफ़ी मेहमान ऐसे भी थे जिनका फेशियल अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वे अंदर जाने से कतरा रिलक्टेंट रहे थे। अंदर जाने का क्या फ़ायदा था? डॉक्टर शर्मा व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किसी का इलाज कर रही थीं, वे इसे कैसे मिस कर सकते थे? जब डिंग फैंगचान के चेहरे पर हरे औषधीय रस जूस का लेप लगाया गया तो उसका पूरा चेहरा हरा हो गया था, लेकिन ये पहले की लाली और सूजन से काफ़ी बेहतर लग रहा था। कम से कम उसे देखकर लोगों को घिन डिस्गस्ट तो नहीं आ रही थी। हाँ, यह अलग लग रहा है, किसी ने अपने बगल वाले साथी से फुसफुसाते हुए कहा। सच में, ये थोड़ा हल्का फेड हो रहा है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, हर कोई डिंग फैंगचान के सामने जाने के लिए बेताब हो गया ताकि वे पुष्टि कन्फर्म कर सकें कि क्या सच में कोई बदलाव आया है। कुछ देर बाद डिंग फैंगचान हैरानी से चीखी, मेरे चेहरे पर अब खुजली इचिंग नहीं हो रही है। उसका चेहरा पहले लाल, सूजा हुआ और खुजलीदार था, तो उसका मूड अच्छा कैसे हो सकता था? जब दूसरों ने उसे भड़काया, इंस्टिगेट किया, तो वह आग बबूला एनरेज्ड हो गई और उसने अपनी सारी समझ होश खो दी। अब वह महसूस कर सकती थी कि उसके चेहरे पर खुजली नहीं हो रही थी। बाकी लोग भी ये देखकर हैरान थे कि उसके चेहरे के दाने, गांठें, लम्प्स सच में कम हो गए थे।
उसके बगल में खड़े मेहमान आकार साइज में आए इस अंतर को साफ देख सकते थे। ये सच में बहुत कम हो गया है। डॉक्टर शर्मा कितनी अद्भुत अमेजिंग हैं। हर किसी की हैरान नज़रों और फुसफुसाहटों के बावजूद निशा शर्मा के भाव बिल्कुल नहीं बदले जब उसने डिंगफेंग चांद के चेहरे से वह हरा रंग धोया। औषधीय रस जूस को धोने के बाद हर कोई साफ देख सकता था कि उसके चेहरे की लाली सच में बहुत कम फेड हो गई थी, बस कुछ हल्के निशान ही बचे थे। ये पहले वाले रूप लुक से बहुत बेहतर था, जो पहली नज़र में ही घिनौना डिस्गस्टिंग लगता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ परेशान करने वाले मुहासे पिंपल्स ही रह गए थे। क्या ये ठीक है? डिंगफेंग चांद ने घबराते नर्वस होते हुए पूछा। अभी नहीं। निशा शर्मा ने उस औषधीय तरल में थोड़ा सा कुछ और मिलाया और उसे दूसरी बार लगाया। अंत में औषधीय रस को धोने के बाद तमाशाबीनों ऑनलुकर्स की भीड़ की सांसें अटक गईं। हे भगवान, होली क्रैप, ये तो बहुत ही गजब है। ये कितनी जल्दी हो गया। हर कोई दंग रह गया क्योंकि इसका असर बहुत ही तुरंत इमीडिएट हुआ था। 1 घंटे से भी कम समय पहले डिंगफेंग चांद के चेहरे को देखना असहनीय अनबियरेबल था। अब उसके चेहरे की लाली और मवाद पस्त सब गायब हो गए थे, मानो वे सिर्फ एक मतिभ्रम हलुसिनेशन वहम रहे हों। यह असर तो बहुत ही चौंकाने वाला, डरावना, फ्राइटनिंग था, है ना? अगर वे वहां नहीं होते तो वे सोचते कि निशा शर्मा नाटक कर रही है, फेक कर रही है। हर किसी की उत्सुक नज़रें तुरंत निशा शर्मा की ओर मुड़ गईं। वे दौड़कर उसे गले लगाना चाहते थे। वह सच में एक चमत्कारी मिरेकल डॉक्टर थी। ये बहुत ही शानदार, ऑसम था। अब ये ठीक है। निशा शर्मा ने उसे एक आईना मिरर थमा दिया। डिंगफेंग चांद ने जल्दी से आईना झपट लिया और उसमें देखा। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली। वह अपने चेहरे को छुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि यह सच में बहुत चिकना, स्मूथ हो गया था। यह कोई भ्रम, इल्यूजन नहीं था। वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। खड़े होकर निशा शर्मा और पल्लवी के सामने झुकने बो करने से पहले वह कुछ देर तक आईने को देखकर रोती रही। मुझे माफ़ कर दीजिए होंग्यान यूथ में सच में कोई खराबी नहीं है। वह मैं ही थी जिसने गलती की। निशा शर्मा ने अपनी बाहें उठाईं। हम आपकी माफ़ी स्वीकार करते हैं। हालांकि अब से आप हमारे होंग्यान ब्यूटी क्लब की मेहमान कस्टमर नहीं हैं। जब ये बयान स्टेटमेंट दिया गया तो हर किसी ने गहरी सांस ली, हक्के बक्के रह गए। वह इतनी निर्दयी, क्रूर कैसे हो सकती है? निशा शर्मा के शब्दों ने भीड़ को दंग स्तब्ध कर दिया। सभी की नज़रें पल्लवी की ओर मुड़ गईं। पल्लवी होंग्यान ब्यूटी क्लब की मालकिन बॉस थी। वह इतनी निर्दयी तो नहीं होगी, है ना? हर किसी के उसे घूरने पर पल्लवी मुस्कुराई। हाँ, मैं यही करना चाहती हूँ। सभी ने तुरंत डिंगफेंग चांद को सहानुभूति, हमदर्दी की नज़र से देखा। अगर यह पहले की बात होती तो होंग्यान ब्यूटी क्लब का मेहमान ग्राहक न होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अभी अभी उस नज़ारे घटना का अनुभव करने के बाद हर कोई समझ गया था कि होंग्यान बाकी ब्यूटी क्लबों से पूरी तरह अलग था। केवल होंग्यान ही होंग्यान यूथ जैसे शानदार स्किन केयर उत्पाद बेचता था। भले ही भविष्य में होंग्यान यूथ खुलेआम बेचा जाने लगे, लेकिन ब्यूटिशियन की तकनीक के बिना उसका असर वैसा नहीं होगा। और इस बात का तो जिक्र ही क्या कि यहाँ डॉक्टर शर्मा जैसी डॉक्टर मौजूद थीं। इतने कम समय में डिंगफेंग चांद के चेहरे को और कौन ठीक कर सकता था? ये किसी जादू के खेल, मैजिक शो जैसा था। डॉक्टर शर्मा के चिकित्सा कौशल, मेडिकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थे। लोगों के पास पैसे और ताकत होने के बावजूद यह ज़रूरी नहीं था कि उनकी ऐसी किसी डॉक्टर तक पहुंच हो। ऐसी डॉक्टर को जानना सेहत की गारंटी, खेल था, गारंटी था। इस स्थिति में डिंगफेंग चांद का ब्लैकलिस्ट होना बहुत ही हास्यास्पद, बेतुका था। डिंगफेंग चांद का चेहरा भी देखने लायक, दिलचस्प था, जो लाल और सफ़ेद दोनों पर रहा था। उसने आज गलत तो किया था, लेकिन वे इतने क्रूर, निर्दयी नहीं हो सकते थे, है ना? माफ़ कीजिए, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे वापस जाना चाहिए। आप और होंग दीदी बाकी के मामले से निपट सकते हैं। निशा शर्मा ने अपनी बाहें उठाईं और जवाब का इंतज़ार किए बिना वहां से चली गई। विक्रम ओबरॉय ने उसके पीछे जाने से पहले डिंगफेंग चांद की ओर एक नज़र डाली। ठीक है, ठीक है। जिनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है वे जल्दी वापस जाएं और जारी रखें। हम जल्द ही क्लब बंद करने वाले हैं। पल्लवी ने अपने आसपास के सभी ग्राहकों को वापस अंदर भेज दिया। लगभग 10 बज चुके थे और काम खत्म करने का समय हो गया था। देखने के लिए कोई तमाशा न बचने पर हर कोई तितर बितर हो गया, चला गया और केवल डिंगफेंग चांद ही अपनी जगह पर खड़ी रह गई। मेहमानों को वापस भेजने के बाद पल्लवी उस महिला के पास लौट आई। चांद दीदी। पल्लवी के पास अब उसका पहले वाला सख्त और बेबाक, बोल्ड बर्ताव नहीं था, बल्कि उसका चेहरा शांत था। मैं जानती हूं कि कोई नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन ये हो चुकी हैं और इन्हें पूर्ववत करने, बदलने का कोई रास्ता नहीं है। आप भी एक बिजनेस ओनर, व्यापारी हैं। अगर हम इस घटना को ऐसे ही जाने दें तो आपको पता होना चाहिए कि बाद में हमें होंग्यान ब्यूटी क्लब में किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
पल्लवी का रवैया सच्चा, सिंसियर था और उसका लहजा बिल्कुल भी मतलबी बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन आप निश्चिंत रह सकती हैं कि हमारे होंग्यान के अलावा अन्य ब्यूटी क्लब भी बहुत अच्छी सेवाएं सर्विसेज देते हैं। डिंग फैंग चांग का चेहरा और भी अप्रिय उदास हो गया। दूसरे ब्यूटी क्लब होंग्यान ब्यूटी क्लब की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अगर उसे कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ब्यूटी क्लब मिल जाता तो ब्लैकलिस्ट होना कोई सज़ा नहीं होती। खैर, बहुत देर हो चुकी है, आपको भी वापस जाना चाहिए चांग दीदी। हमारे लिए यहाँ सफाई करने का समय हो गया है। अपने चारों ओर की तबाही मलबे को देखकर डिंग फैंग चांग का चेहरा पीला पड़ गया। इस बिखरे हुए सामान ने उसे बता दिया कि उसने अभी अभी कितना बड़ा कांड नुकसान किया था। आओ, चांग दीदी को बाहर तक छोड़ आओ, पल्लवी ने दूसरों पर चिल्लाते हुए कहा। बाकी लोग चौंक गए और सावधानी से आगे आए। चांग दीदी, क्या आप? डिंग फैंग चांग के भाव लगातार बदलते रहे और फिर उसने अंत में अपने दांत पीसे। ठीक है, मैं जाती हूँ। वे पहले से ही बहुत सहनशील थे। अगर वह अभी भी असंवेदनशील बेशर्म बनी रहती तो ये बहुत ज्यादा होता। हालांकि इस मामले के पीछे के मास्टरमाइंड को याद करते हुए उसके चेहरे पर तुरंत एक खूनी जानलेवा भाव आ गया। चलो चलते हैं, उसने अपना हाथ हिलाया और आदमी तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें गुस्से से झुंझलाते हुए जाते देखकर पल्लवी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह इतनी महान नोबल नहीं थी कि इस मामले को खत्म मान ले। उसे बस डिंग फैंग चांग पर भरोसा था। डिंग फैंग चांग के कदम उठाने, एक्शन लेने की रफ्तार सच में बहुत ही कमाल की थी। उसे पहले होंग्यान ब्यूटी क्लब जाना बहुत पसंद था। आखिरकार वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी और उसके प्रोडक्ट्स उत्पाद असरदार थे। होंग्यान ब्यूटी क्लब जाने के बाद वह कई साल जवां दिखने लगी थी। डिंग फैंग चांग ने अपने पति मा जिंदे के साथ शून्य से बिना किसी पैसे के शुरुआत की थी और उन्होंने परिवार की संपत्ति कमाने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की थी। अमीर होने के बाद वह बाकी अमीर औरतों सोशलाइट्स की तरह ही थी, जो हर दिन महजों खेलती, फेशियल करवाती और शॉपिंग खरीदारी करती थी। उसकी जिंदगी बहुत ही आसान और सुकून भरी थी। माँ जिंदे की स्थिति अलग थी। एक बार जब कुछ आदमियों के पास पैसा आ जाता है तो उनके दिमाग में दूसरे ख्याल आने लगते हैं। डिंग फैंग चांग जानती थी कि माँ जिंदे की कई प्रेमिकाएं लवर्स हैं। जब तक पैसा उसके हाथों में था उसे उससे कोई एतराज परवाह नहीं था। हालांकि माँ जिंदे की प्रेमिका कभी भी उसकी जानी पहचानी कोई दोस्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि इससे उसे घिन आती थी। यही वजह थी कि जब उसने सोचा कि पल्लवी ने उसके पति के साथ चक्कर चलाया, धोखा दिया है, तो वह इतनी गुस्से में आ गई। हालांकि उसने सालों से कामकाज को नहीं संभाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि डिंग फैंग चांग के पास अभी भी कोई साधन पैंतरा नहीं था। जब वह छानबीन जांच करने लौटी तो उसने जल्दी ही चीज़ों का पता लगा लिया। जाहिर तौर पर जिसने होंग्यान यूथ के साथ छेड़छाड़ की थी वह असल में परिवार की नौकरानी नैनी थी। उसने सफाई करते समय क्रीम में कच्ची मूंगफली का रस मिला दिया था और उसे माँ जिंदे की प्रेमिका लियू किकी ने ऐसा करने का आदेश दिया था। पकड़े जाने के बाद नौकरानी रोने लगी और उसने पूरी कहानी उगल दी। लियू किकी डिंग फैंग चांग की शक्ल बिगाड़ने, डिसफिगर करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही होंग्यान ब्यूटी क्लब को भी बदनाम करना चाहती थी। डिंग फैंग चांग के उग्र गुस्सैल स्वभाव के साथ जब उसके कान में कोई बात कही जाती थी तो वह तुरंत फट पड़ती थी, भड़क जाती थी। लेकिन पल्लवी का स्वभाव भी कोई अच्छा नहीं था, इसलिए जब डिंग फैंग चांग वहां गई तो चीजें निश्चित रूप से बढ़ ही जाती, तमाशा होता ही। अगर कोई हताहत, जख्मी होता या कुछ और हो जाता तो हालात बेकाबू हो जाते। जब समय आता तो होंग्यान ब्यूटी क्लब निश्चित रूप से प्रभावित, बदनाम होता। जैसा कि लियू किकी ने सोचा था, डिंग फैंग चांग सच में परेशानी खड़ी करने गई थी। हालांकि इसके नतीजे ने उसे हक्का बक्का दंग छोड़ दिया। किसने सोचा होगा कि डॉक्टर शर्मा, जो ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, इतनी जल्दी चीजों को सुलझा पाएंगी। आमतौर पर जब इस तरह की चीजों की बात आती थी तो मामले को साफ होने में कम से कम कुछ दिन तो लगते ही थे। भले ही होंग्यान यूथ में कुछ मिलाया गया हो, लेकिन इसे पक्का करने के लिए इसका परीक्षण टेस्ट करना पड़ता। कुछ दिन तो हालात बिगड़ने, खराब होने देने के लिए काफी थे। किसने सोचा होगा कि इसका अंजाम ऐसा होगा। अगली सुबह पल्लवी को डिंग फैंग चांग का फोन आया। हालांकि डिंग फैंग चांग का गुस्सा बहुत तेज विस्फोटक था और उसमें ज्यादा समझदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि लोगों के साथ कैसे पेश आना है। अपनी सच्चाई, सिंसियरिटी दिखाने के लिए पल्लवी को इस मामले के बारे में बताना जरूरी था, है ना? हालांकि पल्लवी ने अभी भी उसे होंग्यान ब्यूटी क्लब की सदस्यता, मेंबरशिप वापस देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कम से कम उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा तसल्ली, राहत महसूस हो रही थी। फोन काटने के बाद पल्लवी ताना मारते हुए, स्नीर करते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। माँ जिंदे की प्रेमिका कौन है, ये जानने के बाद वह पूरी स्थिति, मामला समझ गई थी। लियू किकी एक खूबसूरत युवा महिला थी।
बेशक अगर वह जवां और खूबसूरत नहीं होती तो वह माँ जिंदे की प्रेमिका नहीं हो सकती थी। असल बात तो यह है कि भले ही लियू की डिंग फैंग चांद पर हाथ डालना उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि वह होंग्यान ब्यूटी क्लब को बीच में घसीटे। लेकिन बदकिस्मती से लियू किकी और पल्लवी का भी थोड़ा उलझा हुआ ट्विस्टेड कनेक्शन था। लियू किकी के मिंगफैंग के एक दूर के चचेरे भाई की बेटी थी। के मिंगफैंग जिकिंग ओबरॉय का पति था और जिकिंग ओबरॉय विक्रम ओबरॉय की तीसरी बड़ी बहन थी। इतने उलझे हुए कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन को जानकर पल्लवी थोड़ी निशब्द हैरान रह गई। जब विक्रम ओबरॉय को यहाँ के इस उलझे हुए रिश्ते के बारे में पता चला तो उसका चेहरा एकदम सख्त ठंडा हो गया। पल्लवी को नहीं पता था कि लियू किकी होंग्यान के पीछे क्यों पड़ी थी, लेकिन वह जानता था यह इसलिए था क्योंकि जिकिंग ओबरॉय उससे खफा नाराज थी क्योंकि उसने के जिकुन को जमानत पर नहीं छुड़ाया था, बेल आउट नहीं किया था। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि जिकिंग ओबरॉय अभी भी पहले की तरह ही स्वार्थी और बेवकूफ़ थी। ये सोचकर विक्रम ओबरॉय ने एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल उठाई गई दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई। हाँ कितने दुर्लभ मेहमान, रेयर गेस्ट हैं। हाजेग्युआन ओबरॉय ने अपनी नाक से आवाज़ निकालते हुए हुंकार भरते हुए कहा, जो निंदक ताना मारता हुआ लग रहा था। तुम्हारे पास अचानक समय कैसे आ गया? इससे पहले ये लड़का घर आया था, पूरा एक भाषण दिया, लगभग उनके साथ बहस झगड़ा कर बैठा था और फिर भाग गया था। वह चला गया था और अब जाकर उसने वापस फ़ोन किया था, तो वह गुस्सा कैसे न हो? मेरे पास समय नहीं है। विक्रम ओबरॉय गुस्सा नहीं हुआ। असल में उसका लहजा काफ़ी कोमल शांत था। तुम खाली फ्रीक नहीं हो और मुझे फ़ोन कर रहे हो। झेंग्युआन ओबरॉय ने एक और हुंकार भरी, मानो उसने कभी उसके बारे में सोचा ही न हो। आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मैं फ्री क्यों नहीं हूँ? विक्रम ओबरॉय हंसा। झेंग्युआन ओबरॉय ने फिर हुंकार भरी, जो कहना है कहो। बूढ़े व्यक्ति के अभिमानी अहंकारी जवाब ने विक्रम ओबरॉय को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं कुछ समय पहले जिकुन के मामलों कामों में व्यस्त था, इसलिए मेरे पास समय नहीं था। जिकुन? झेंग्युआन ओबरॉय एक पल के लिए जम गया, ठिठक गया। उसे क्या हुआ? कि जिकुन उसका इकलौता नाती था और उसकी हैसियत निश्चित रूप से अलग थी। बेशक कि जिकुन विक्रम ओबरॉय के मुकाबले का नहीं था। खैर, हालांकि विक्रम ओबरॉय हिचकिचाया। बताओ, झेंग्युआन ओबरॉय ने चिढ़ते हुए कहा। क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ है? विक्रम ओबरॉय और के जिकुन की उम्र में बस कुछ ही सालों का अंतर था और वे बचपन में एक साथ खेलते थे। हालांकि विक्रम ओबरॉय की वरिष्ठता सीनियरिटी बाकी बच्चों से एक पीढ़ी बड़ी थी, साथ ही उसका रुतबा स्टेटस भी अलग था, इसलिए बाकी लोगों के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। जब विक्रम ओबरॉय 8 साल का था तो कुछ बच्चों द्वारा गुट बनाकर उसे अलग थलग किए जाने बहिष्कृत किए जाने के बाद वह भड़क गया था। बात बहुत बिगड़ भद्दी हो गई थी। तब से उनके मामा भांजे के रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। बड़े होने के बाद हर कोई परिपक्व समझदार होने लगा और उनका रिश्ता काफ़ी आसान शांत हो गया था। कम से कम ऊपर से दिखावे के लिए ये काफ़ी दोस्ताना था। हालांकि झगड़ा होना भी बहुत मुमकिन था। मैं उसके साथ लड़ने के लिए बहुत बड़ा हूँ। विक्रम ओबरॉय हंसा, दबी हुई हंसी हंसा। तो फिर क्या बात है? उसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें संभालना पड़ा? हम तीसरी बहन थर्ड सिस्टर ने सच में आपको नहीं बताया? बताओ, बात को घुमाओ मत। बुरा व्यक्ति गुस्से में था। उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो दूसरों को अंदाज़ा लगाने पर मजबूर करते थे। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मत बताओ। विक्रम ओबरॉय हंसा। बूढ़े व्यक्ति का गुस्सा अभी भी बहुत तेज वोलाटाइल था। क्या मेरी माँ आसपास हैं? झेंग्युआन ओबरॉय उसकी सफाई एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहा था, इसलिए जब उसने ये वाक्य सुना तो वह लगभग आग बबूला हो गया। तुम्हारी माँ ऊपर है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। तुमने मुझे फ़ोन किया है ना? कृपया पहले मेरी माँ को नीचे आने दीजिए। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की सेहत अच्छी थी, लेकिन विक्रम ओबरॉय को डर था कि वह जो कहने वाला है उससे उसकी खून की नस फट ब्लड वेसल बर्स्ट हो सकती है और यह एक पाप होगा, इसलिए आसपास किसी का इंतजार करना, मौजूद रहना जरूरी था। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दांत पीसे। तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? बस मेरी माँ को नीचे आने के लिए कहिए। बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से खौल रहा था। कमबख्त, डैम्ड लड़का! उसने गाली दी और ऊपर की तरफ चिल्लाया, आह किन! आ रही हूँ। कुछ ही पलों में एक आकर्षक अधेड़ उम्र की महिला ऊपर से नीचे आई, जो कुछ हद तक विक्रम ओबरॉय जैसी ही दिख रही थी। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढ रहा है। विक्रम, लियू येकिन ने सुखद आश्चर्य हैरानी से फ़ोन लिया। तुम्हारे पास फ़ोन करने का समय कैसे आ गया? मैं यहाँ चुगली करने टैटलटेल आया हूँ। विक्रम ओबरॉय के शब्दों ने उसे एक पल के लिए जमने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। चुगली? माँ, आपको मेरे पिताजी की सेहत का ख्याल रखना होगा। उन्हें गुस्सा मत होने देना। लियू येकिन को अपने दिल में थोड़ा धुंधला सा अंदाज़ा आइडिया हो गया था। मुझे पता है। तो फिर स्पीकर फ़ोन चालू ऑन कर दीजिए।
लियू येकिन ने शक संदेह के साथ स्पीकर फोन चालू कर दिया। पिताजी, जिकुन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। क्या? झेंग युआन ओबरॉय एक पल के लिए जम गया, ठिठक गया, फिर उसके भाव बदल गए। तुमने क्या कहा? जिकुन पुलिस स्टेशन गया था, इससे उसका क्या मतलब था? क्या हुआ था? विक्रम ओबरॉय ने आह भरी, मुझे पता था, तीसरी बहन ने पक्का आपको नहीं बताया होगा। झेंग युआन ओबरॉय इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, मुझे ठीक ठीक बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। हालांकि कि जिकुन को जिकिंग ओबरॉय ने बिगाड़ रखा था और वह कभी कभार थोड़ी बहुत मुसीबत में पड़ जाता था, लेकिन वह पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गया? अगर यह सिर्फ एक मामूली लड़ाई झगड़ा होती तो विक्रम ओबरॉय को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जिकिंग ओबरॉय खुद ही उसे बाहर निकाल सकती थी। हालांकि विक्रम ओबरॉय के लहजे टोन को देखकर लग रहा था कि हालात ठीक नहीं थे। लियू येकिन ने झेंग युआन ओबरॉय को थपथपाया। इतनी जल्दी क्या है? अपने बेटे की बात ठीक से सुनो। अपनी पत्नी की चेतावनी डांट के बाद झेंग युआन ओबरॉय को शांत होना पड़ा, लेकिन वह अभी भी थोड़े बेचैन एंशियस थे। आखिर चल क्या रहा है? इससे पहले कि पुलिस ड्रग्स पकड़ती, जब पुलिस ने ड्रग डीलरों नशा तस्करों को पकड़ा तो उन्होंने पाया कि वह उनसे जुड़ा हुआ था। ड्रग्स, नशा। झेंग युआन ओबरॉय दंग रह गए। वह ड्रग्स के चक्कर में कैसे पड़ गया? झेंग युआन ओबरॉय के दिमाग में कि जिकुन अपने बिगल ब्रैटी तौर तरीकों के बावजूद एक अच्छा बच्चा था, लेकिन अब वह ड्रग्स में शामिल था। क्या वह एक केटीवी कराओके बार नहीं चलाता था? वे अक्सर वहां ड्रग्स का लेन देन डील करते हैं। क्या? झेंग युआन ओबरॉय इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। क्या कोई गलती हो सकती है? कोई गलती नहीं है। लोगों ने उसका नाम उगल दिया है, उसे पकड़वा दिया है। और सौदे डील में उसका हिस्सा छोटा नहीं था। इससे उसने बहुत पैसे कमाए हैं। वरना के जिकुन के खर्चीले लविश शौक पूरे करने के लिए केवल एक केटीवी काफ़ी नहीं था। हालांकि के परिवार के पास पैसा था, लेकिन के मिंगफेंग के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं था। आखिरकार उसके ऊपर भी बूढ़ा व्यक्ति उसका पिता था। चूंकि के मिंगफेंग के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए कि जिकुन के पास और भी कम था। इस मामले में अगर उसने पैसे कमाने का कोई और तरीका नहीं खोजा होता तो वह इतनी पार्टियां कैसे कर सकता था? विक्रम ओबरॉय की बात सुनकर झेंग युआन ओबरॉय इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, सांस फूलने लगी। लियू येकिन ने उनके चेहरे को देखा और महसूस किया कि हालांकि वह गुस्से में थे, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं होने वाली थी, जिससे उनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। विक्रम, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है? पिताजी, माँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? यह कोई मामूली छोटी बात नहीं है, तो मैं ऐसी बकवास क्यों करूँगा? विक्रम ओबरॉय ने शिकायत की, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं पिछले कुछ दिनों से इसी मामले में व्यस्त हूँ? लियू येकिन ने अपनी भौहें उठाईं, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि जिकुन के परिवार के साथ विक्रम ओबरॉय के रिश्ते को देखते हुए वह इतना उत्सुक बेताब कैसे हो सकता था। हालांकि उसने झेंग युआन ओबरॉय के सामने कुछ नहीं कहा। जिकुन के गिरफ्तार होने के बाद तीसरी बहन मदद के लिए मेरे पास आई थी। मैं शुरू में इस बारे में कुछ नहीं कर सका और मैंने उसे बड़े भाई और मंझले भाई से मदद लेने के लिए कहा। उसके बाद मैं इस मामले के बारे में और जानने के लिए लोगों को ढूंढता रहा। मैं शुरू में जिकुन का नाम साफ उसे निर्दोष साबित करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। विक्रम ओबरॉय ने आह भरी। अब जबकि सबूत बहुत ज्यादा ठोस हैं, जिकुन मुश्किल में है। बूढ़े व्यक्ति झेंग युआन ओबरॉय का चेहरा और भी ज्यादा भद्दा सख्त हो गया। अब क्या? लियू येकिन भूली नहीं थी कि उसके बेटे ने कहा था कि वह चुगली करने टैटलटेल जा रहा है। फिर तीसरी बहन ने इस बात के लिए मुझसे नाराजगी रिसेंटमेंट रखी और हॉन्ग दीदी के स्टोव में परेशानी खड़ी करने के लिए किसी को भेज दिया। क्या? लियू येकिन हैरान थी। हॉन्ग दीदी के स्टोव में हंगामा तोड़फोड़। इन शब्दों से झेंग युआन ओबरॉय भी दंग रह गए। हॉन्ग के स्टोव में हंगामा करने कौन गया था? जीजाजी, ब्रदर इन लॉ की भतीजी। क्या यहाँ का रिश्ता उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड है? बस इतना जान लीजिए कि बहन और जीजाजी अब मुझे दोष दे रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए विक्रम ओबरॉय की आवाज़ थोड़ी भड़की हुई, एग्रेवेटेड और आक्रोशित इंडिग्नेंट थी। मैं जिकुन की मदद करने के तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन वे हम पर हमला करने आ गए। क्या यह मजाक नहीं है? अगर उनके पास इतना ही खाली समय था तो वे खुद जाकर जिकुन को क्यों नहीं बचा लेते? अपने बेटे का गुस्सा सुनकर झेंग युआन ओबरॉय का दिल पसीज गया, दर्द से भर गया। ये बच्चा शायद ही कभी चुगली करता था। वह हमेशा सीधा और जिद्दी कठोर दिमाग वाला था और सब कुछ खुद ही संभालता था। अगर वह उनसे शिकायत कर रहा था तो पक्का उसे बहुत बड़ा अन्याय दुख सहना पड़ा होगा। दूसरी तरफ विक्रम ओबरॉय का चेहरा ठंडा सख्त था, लेकिन उसका लहजा भड़का हुआ एग्रेवेटेड था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि इस बात का कोई तुक सेंस बनता है?
मैं इस तरफ मदद कर रहा हूँ और वे उस तरफ मुझ पर हमला कर रहे हैं। जेंग युआन ओबरॉय उसका चेहरा नहीं देख सकते थे और तुरंत दुखी व्यथित हो गए। ये बहुत ज्यादा है, ये हद हो गई। बिल्कुल। हालांकि लियू येकिन को नहीं लगता था कि उसका बेटा इतना कमज़ोर वल्नरेबल है, लेकिन जिकिंग ओबरॉय और बाकी लोगों का पल्लवी के साथ परेशानी खड़ी करना गलत था। पल्लवी उसकी इकलौती बहन थी और अब उसका इकलौता परिवार थी, तो वह लोगों को उसे डराने धमकाने बदमाशों की तरह बर्ताव करने कैसे दे सकती थी। पिछले कुछ सालों में लियू येकिन ने ओबरॉय परिवार में बहुत कुछ सहा था और वह ठीक था, लेकिन उन्हें उसकी बहन को निशाना बनाने का अधिकार किसने दिया था। उस समय पल्लवी के तलाक के कारण लियू येकिन पहले से ही बहुत गुस्से में थी और अब उन्होंने ये तमाशा गड़बड़ कर दिया था। क्या उन्हें सच में लगता था कि उसे गुस्सा नहीं आता? उसने जेंग युआन ओबरॉय की ओर देखा। आप क्या करने वाले हैं? जेंग युआन ओबरॉय भी गुस्से में थे। मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें खुद को बर्बाद करने दो। हालांकि ये गुस्से वाले शब्द थे, लेकिन जेंग युआन ओबरॉय सच में जिकिंग ओबरॉय और बाकी लोगों से बहुत खफा परेशान थे। उनके छोटे भाई द्वारा मदद किए जाने पर आभारी ग्रेटफुल होने के बजाय उन्होंने असल में ऐसा किया, यह बहुत ही घिनौना नीच था। लियू येकिन ने उन्हें शक की नज़र से देखा। क्या आप सच में इससे सहमत हैं? ठीक हैं। जेंग युआन ओबरॉय सच में बिजनेस में बहुत सक्षम काबिल थे, लेकिन पारिवारिक मामलों को संभालते समय थोड़े अनिर्णायक दुविधा में रहने वाले थे, वरना उसे इतना दुख परेशानी नहीं सहना पड़ता। अगर विक्रम ओबरॉय बड़ा और ज़्यादा सक्षम काबिल न हुआ होता और साथ ही यह सच न होता कि उसने अपने सौतेले बच्चों के गुस्से स्वभाव को उजागर करने के लिए एक चाल रूज का इस्तेमाल किया था, तो वह इतने अच्छे से कैसे गुजारा कर रह पाती। अब जबकि उसके बेटे और बहन को धमकाया परेशान किया जा रहा था, तो वह चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। पिताजी, ये ड्रग्स है, विक्रम ओबरॉय ने कहा। चून की सबूत इतने ठोस पक्के हैं, जिकुन को कई सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा अगर आप उसकी मदद करते हैं। मैं नहीं करूंगा। जेंग युआन ओबरॉय ने झुंझलाते हुए माँ और बेटे को बीच में ही टोक दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि मेरा दिमाग सठिया सेनील हो गया हो। अगर कोई और बात होती तो वह मदद कर सकते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसके अलावा अगर उन्होंने के जिकुन को बचाने की हिम्मत की तो विक्रम ओबरॉय उन पर भड़क जाएगा। वह इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे कि एक ऐसे नाती के लिए अपने ही बेटे से झगड़ा कर लें, रिश्ता तोड़ लें जिसने कोई अपराध क्राइम किया हो। बूढ़े व्यक्ति का गुस्सा सुनकर विक्रम ओबरॉय ने तुरंत कहा, मुझे पता है पिताजी, आप बड़ी तस्वीर व्यापक नजरिया देखते हैं। मक्खन लगाना चाटुकारिता बंद करो, जेंग युआन ओबरॉय ने थूकते झुंझलाते हुए कहा। बात को घुमाओ मत, तुम आखिर अभी किस चीज़ पर काम कर रहे हो? पिताजी, बेशक मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं आपकी शोहरत रेप्यूटेशन को बर्बाद न करूं। विक्रम ओबरॉय हंसा। आप लोगों को ये कहने का मौका नहीं दे सकते कि आपके जितने भी बेटे हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं है। जेंग युआन ओबरॉय निशब्द हक्के बक्के रह गए। कमबख्त डैम्ड लड़का। विक्रम ओबरॉय अपने भाइयों को नीचा दिखाते हुए कदम रखते हुए खुद की तारीफ कर रहा था। हालांकि विक्रम ओबरॉय सच में गलत नहीं था। बाकी भाई वियुए ओबरॉय और वीसेन ओबरॉय यहाँ तक कि एक साथ मिलकर भी उसके मुकाबले के नहीं थे। हालांकि दोनों भाई अब कंपनी में अलग अलग पदों पर थे, लेकिन वे सक्षम काबिल नहीं थे। अगर वे किसी आम परिवार के बच्चे होते तो वे अब तक ज़्यादा से ज़्यादा किसी छोटे विभाग डिपार्टमेंट के मैनेजर होते। वे इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकते थे? पोतों नाती पोतों में सबसे बड़ा हाउमिंग ओबरॉय अच्छा कर रहा था, लेकिन वह केवल 20 साल का था और उसके पास पर्याप्त अनुभव एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा विक्रम ओबरॉय की तुलना में वह अभी भी काफ़ी कमतर इन्फीरियर था। जब विक्रम ओबरॉय 20 साल का था तब तक वह काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट संभाल चुका था। इसलिए हालांकि जेंग युआन ओबरॉय थोड़े खफा नाराज थे, लेकिन उन्हें सच में उसे डांटने का कोई कारण बहाना नहीं मिला। लियू येकिन ने अपने झेपे हुए ह्यूमिलिएटेड पति को देखा और दूसरी तरफ विक्रम ओबरॉय को हिदायत डांट दी, सिर्फ काम में ही व्यस्त मत रहो। तुम्हें काम और आराम दोनों को मिलाना, संतुलन बनाना होगा। माँ, चिंता मत कीजिए, मैं करूँगा। मैं अभी भी आपके लिए एक बहू डॉटर इन लॉ वापस लाना चाहता हूँ।